भीड़ लगी। और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है, आपको बताएंगे ताजमहल पर अब कौन दावा कर रहा है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, आईएएस पूजा सिंघल की कैश लीला। ये आईएएस पूजा देख रहे हैं, आईएएस हैं ये, और ये इनके पति हैं, और इनके पास से कैश कनेक्शन, करोड़ों का कैश कनेक्शन सामने आया है। पहली तस्वीर में दिखाऊंगा, आईएएस की गिरफ्तारी हो गई है। जी हां, ये देख रहे हैं आप आईएएस पूजा सिंघल को, जो कि आपको हरे रंग के सूट में नजर आ रही है। ये आईएएस, झारखंड की आईएएस, इन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ के लिए बुलाया था, घंटों पूछताछ हुई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, आईएएस की गिरफ्तारी से ये उनके पति देख रहे हैं, अभिषेक झा, इनको भी ईडी ने बुलाया था। इनकी अब तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, अभिषेक की गिरफ्तारी नहीं हुई, इनके पति की। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, कैश, ये देख रहे हैं जो आप तस्वीर, मशीन, नोट गिनने की मशीन, और ये देखिए कैश का अंबार, कैश ही कैश, करोड़ों रुपया कैश। ये कैश से आईएएस का कनेक्शन क्या है, ये आपको बताएंगे। ये जो आप करोड़ों रुपया देख रहे हैं, इस करोड़ों रुपयों को ईडी लेकर गई है। दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा, बॉक्सेस की तस्वीर दिखाइए, वो बॉक्सेस जिसे लेकर ईडी गई है। देखिए, मशीन भी आई थी बाकायदा नोट गिनने की, इन नोट गिनने की मशीन को लेकर आया गया, नोट गिना गया, और बॉक्सेस देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, इन बॉक्सेस के जरिए ये कैश लेकर गई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। करोड़ों रुपया बरामद हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आईएएस की गिरफ्तारी क्यों हुई है इस मामले में, तो यह है वजह। ये देखिए, इतना नोट मिला है घर आईएएस के पति के सीए से, नोटों का कनेक्शन सीधे आईएएस से। ईडी की गिरफ्त में आ गई है आईएएस पूजा सिंघल। 8 घंटे तक पूछताछ हुई है, और 8 घंटे बाद आईएएस की गिरफ्तारी हो गई। 2 दिन में, सोचिए, 2 दिन में 16 घंटे तक ईडी ने बिठाकर सवाल जवाब किया है, और आईएएस के पति से भी ईडी ने पूछताछ की है। आईएएस के पति का कनेक्शन क्या है, ये भी बताएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आईएएस को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीए के घर से 17 करोड़ रुपए कैश मिला था। जी हां, 17 करोड़ कैश, 150 करोड़ के निवेश के दस्तावेज मिले, 150 करोड़। पति के पल्स हॉस्पिटल पर सवाल जवाब किए गए हैं। आईएएस के पति का आपको बताऊं 14 मंजिला हॉस्पिटल है, और अस्पताल आईएएस ने बनवाया, ये सूत्र कह रहे हैं। और जानकारी ये है कि हॉस्पिटल की जमीन को लेकर भी विवाद है। पूछताछ में खुद को आईएएस निर्दोष बता रही है। कहा जा रहा है ये अस्पताल की अकेले कीमत 120 करोड़ रुपए। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूजा से पूछताछ हुई है, आपको बताऊं, और खाते में सैलरी से 1 करोड़ 43 लाख रुपए ज्यादा जमा हुए, यानी आय से अधिक रुपया आया कहां से, सवाल यह है। इस रकम को लेकर जवाब नहीं दे सकी आईएएस। डीसी रहते कई जिलों में घोटाले के इल्जाम भी आईएएस के ऊपर लगे हैं। मनरेगा में 18 करोड़ के घोटाले का आरोप आईएएस के ऊपर है, और सिर्फ 21 साल की उम्र में आईएएस वन रिकॉर्ड बनाया था पूजा ने। सीए सुमन कुमार की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आइए, इस पर सियासत तेज हो गई है। ये आईएएस झारखंड की आईएएस हैं, वहां कई पदों पर हैं, इसलिए निशाने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी है। सुनिए जरा हेमंत सोरेन को। चोर मचाए शोर। अब तो भारतीय जनता पार्टी को यह बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, जो क्लीन चिट दिया गया था 27 फरवरी 2017 को पूजा सिंघल को, उस पर भी उन सब चीजों को देखा जाएगा, और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। और आइए अब आपको बताएंगे कैश लीला में कैसे हेमंत सोरेन घिर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है, सीधे हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा कर रही है। कैसे हेमंत सोरेन तक ये वो घेरे में है, निशाने पर है, ये आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामले में घिर गए। झारखंड आप जानते हैं संसाधनों से भरा हुआ है, खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है। खनन सचिव की गिरफ्तारी से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको बताएं, आईएएस पूजा खनन सचिव भी थी। हेमंत सोरेन को ईसी ने नोटिस जारी किया है बाकायदा। ईसी ने पूछा आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन पर विपक्ष के हमले इस वक्त तेज हो गए हैं। ये नोट मिलने के बाद, गिरफ्तारी के बाद सियासी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। इस वक्त हेमंत सोरेन पर दबाव बढ़ रहा है लगातार। और इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद का दावा है
कि 300 करोड़ की संपत्ति है, सिर्फ 150 करोड़ नहीं। निशिकांत दुबे के ट्वीट से खलबली मच गई है। निशिकांत दुबे ने लिखा है, हेमंत सरकार का अंत करीब है, इस रात की सुबह होगी, उन्होंने कहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है कि भाई करप्शन पर तो जीरो टॉलरेंस होगी, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। सुनिए जरा। ईडी अपना काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलती है। पूजा सिंघल से ईडी पूछताछ कर रही है, पूजा सिंघल अब ईडी को जवाब देगी। उसके बाद की जो कार्रवाई है वो हमें लगता है कि राज्य सरकार कर लेगी। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि एक आईएएस गिरफ्तार हुई है। एक बड़ा पद, आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी, करोड़ों का कनेक्शन। तो ये आईएएस है कौन? देश में आईएएस की बात हो रही है तो इनके बारे में जाने। बहुत से लोग ख्वाब रखते हैं, सपना रखते हैं आईएएस बनने का, लेकिन बहुत से आईएएस अधिकारी ऐसे करप्शन में सामने आए हैं जो कमाई का जरिया भी बताते हैं। झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, आपको बताएं, पूजा सिंघल। 3 बड़े पदों पर तैनात रह चुकी हैं पूजा सिंघल। उद्योग सचिव भी हैं और खनन सचिव भी रही हैं। झारखंड विकास नगर की चेयरमैन भी हैं। 3 पदों पर है। सोचिए, आईएएस के 3 पदों पर उनके होने से पहले ही विवाद खड़ा हो चुका है। हेमंत सोरेन की बहुत करीबी मानी जाती है पूजा, और 21 साल 7 दिन की उम्र में सिर्फ आईएएस बन गई थी, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बाकायदा पूजा का नाम दर्ज है। देहरादून में पूजा सिंघल का जन्म हुआ और गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया पूजा सिंघल ने। आईएएस राहुल पुरवार से पहली शादी की पूजा ने। झारखंड कैडर के आईएएस थे राहुल पुरवार। पारिवारिक विवाद हुआ और विवाद के बाद तलाक हो गया। बिहार के अभिषेक झा से दूसरी शादी की, और पल्स अस्पताल चलाते हैं अभिषेक झा, वो भी रडार पर हैं ईडी के, वो भी शिकंजे में हैं, क्योंकि इस तरह की भी खबरें हैं। क्या आईएएस ने पति के जरिए अस्पताल में पैसा इन्वेस्ट करवाया है? क्योंकि करोड़ों रुपए का ये अस्पताल बना जिसके संचालक उनके पति हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, और आज की एक और बड़ी खबर। ताजमहल पे ढेरों दावे हो रहे हैं। अब एक नया दावा आया है कि जमीन कब्जा कर बनाया गया ताजमहल। जी हां, ये जो ताजमहल है, दावा ये है कि ये ताजमहल जो बनाया गया, यहां पहले कुछ और बना था। इस जमीन पर कब्जा किया गया और उसके बाद ताजमहल बना दिया गया। ये दावा कौन कर रहा है, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है दिया कुमारी। फुल स्क्रीन जरा लीजिए। दिया कुमारी के बारे में आपको बताऊंगा, जो ताजमहल पर दावा कर रही है। ये राजकुमारी है और इनका कहना है कि ताजमहल इनके राजघराने की जमीन पर बना हुआ है। आइए, तो कौन है जो ये कह रहा है कि ताजमहल उनकी जमीन पर बना है? ये देखिए, आपके सामने आ गया है ताजमहल, देख रहे हैं, और आप ताजमहल के आगे दिया कुमारी को खड़ा हुआ भी देख रहे हैं, राजकुमारी दिया कुमारी। विवाद के बीच ताजमहल में एक नया दावा सामने आया है। जयपुर राजघराने की राजकुमारी है दरअसल दिया। उनका खुलासा है कि ताजमहल पर उन्होंने अपना मालिकाना हक जताया है, कि ताजमहल की असली वारिस, असली मालकिन तो वो है। ताजमहल को बताया है राजघराने में की प्रॉपर्टी, कि ये उनके राजघराने की प्रॉपर्टी है। ताजमहल हमारे परिवार के पैलेस पर बना है। राजकुमारी का कहना है कि यहां पर पहले उनका पैलेस बना था, उनके राजघराने का, उसे तोड़कर ताजमहल बनवा दिया गया। शाहजहां को उस वक्त पैलेस बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। शाहजहां ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, राजकुमारी ने कहा। तब मुगल सरकार का विरोध नहीं कर सके थे उस दौरान। हमारे पास जमीन के दस्तावेज मौजूद हैं, उनका यहां तक कहना है। कोर्ट के आदेश पर दस्तावेज सौंप सकते हैं, वो ये दावा भी कर रही हैं। जयपुर राजघराने की राजकुमारी है दिया कुमारी, और महाराजा सवाई सिंह महारानी पद्मिनी देवी की सुपुत्री है, उनकी बेटी है। 2013 में सवाई माधोपुर से बीजेपी की विधायक भी रह चुकी हैं, और 2019 में राजसमंद से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीती हैं। फिलहाल बीजेपी की सांसद हैं। अब आप खुद दिया कुमारी को सुनिए, जो ताजमहल पर दावा कर रही हैं। वो जो जमीन थी, वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं, उसमें ये जो प्रॉपर्टी है, ये पैलेस था, और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। डेफिनेटली वो जमीन
जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है, बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोती खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी इस पे पूरा जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद हैं, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टेब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। तो ताजमहल पर एक और विवाद आ गया है। आइए अब आपको बताता हूं, एक और चिट्ठी सामने आ गई है जो कुछ और दावा कर रही है ताजमहल को लेकर। औरंगजेब का एंगल भी सामने आ गया है। कैसे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा। दरअसल औरंगजेब के पत्र से ताजमहल निर्माण को लेकर सस्पेंस खड़ा हो गया। औरंगजेब की एक चिट्ठी सामने आई है। 1632 में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण शुरू किया था। 1632 में 20 साल में बनकर तैयार हुआ, यानी 1652 में। 1652 में पहली बार ताजमहल की मरम्मत का काम भी हो गया। ये कैसे? औरंगजेब के पत्र में इमारत के संरक्षण का जिक्र है। औरंगजेब ने एक चिट्ठी लिखी है, पत्र में लिखा है कि इमारत की नींव मजबूत है। उसमें लिखा है गुंबद से पानी टपकने का भी जिक्र है उसमें। तो सवाल यह है कि 52 में जब बनकर तैयार हुआ तो गुंबद से पानी कैसे टपकने लगा? 4 दिसंबर 1652 को औरंगजेब ने यह खत लिखा था। तो औरंगजेब के इसी पत्र को आधार बनाया गया है ताजमहल को लेकर। ताज 1652 में बना तो गुंबद इतनी जल्दी कैसे लीक हो गया? यह सबसे बड़ा सवाल इस मामले में बना हुआ है। बहरहाल विवादों का दौर चल रहा है, ज्ञानवापी को लेकर भी विवाद चल रहा है। आज ज्ञानवापी में कोर्ट में सुनवाई हुई, इससे मुतल्लिक आपको बताएंगे। तो ज्ञानवापी पर बड़ी खबर यह है कि अब इस मामले में कल फैसला आएगा। कल फैसला आएगा कि सर्वे होगा या नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊं आज कोर्ट में क्या हुआ, फुल स्क्रीन ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। ज्ञानवापी मसले में कोर्ट में आज सुनवाई हुई। ग्राफिक दिखाइए आप। तो ग्राफिक्स में कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी। मुस्लिम पक्ष ने आज दलील रखते हुए कहा कि सर्वे के जरिए साक्ष्य सबूत एकत्र नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा सर्वे हमारे 2 ही अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी सर्वे के जरिए। श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद अलग अलग हैं। उन्होंने मुस्लिम पक्ष ने कहा मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का कोई औचित्य नहीं है। उनका कहना है श्रृंगार गौरी बाहर है तो बाहर वीडियोग्राफी करते, अंदर जाने की मांग क्यों की गई? हिंदू पक्ष का कहना है मस्जिद परिसर के तहखाने को खोला जाए। क्या सर्वे टीम का काम पूरा नहीं हो पाएगा? उन्होंने कहा मंदिर से जुड़े सबूत को हटाया जा रहा है। वहां मुस्लिम पक्ष कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। कोर्ट ने कहा कोर्ट मामले की सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। कल दोपहर 12 बजे कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। सर्वे की नई तारीख पर भी फैसला आ सकता है। कोर्ट कमिश्नर को लेकर भी कल फैसला आएगा। तो कल ज्ञानवापी पर बहुत बड़ा दिन है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, मुस्लिम पक्ष के वकील इखलाक को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता आरपी सिंह हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। अमीन साहब ने जो 2 घंटा अपनी कार्रवाई की सर्वे की, उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और वो मस्जिद के बाहर जो 2 बैरिकेडिंग लगी हुई हैं, कुछ एक 8-10 फीट की होगी, थोड़ा बड़ी है। उसके बाद जो चबूतरा बना है पश्चिम तरफ, उस चबूतरे पर जो भी पत्थर हैं या जो भी उस पर इंडिकेशन है, 2-3 फूल बने हुए, ये सब उसका उन्होंने कि हम लोग को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ माँ श्रृंगार गौरी का जो परिसर बैरिकेडिंग के बाहर उसने सर्वे किया, वो उसके अंदर जाने के लिए कह रहे थे। हम लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन ये किया कि ना कोई ऐसा ऑर्डर है और ना कोई आपकी ऐसी। ये तो देखिए एक एक्ट आया 1991 में, जो भी रिलीजियस प्लेस किसी भी कम्युनिटी का जैसे वो वैसे ही रहेगा, तो फिर ये बार बार इस तरह का इंस्ट्रक्शन जो तो हिंड्रेंस पैदा करना या हर जगह एप्लीकेशन दाखिल करने से क्या मकसद है? ये जो फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं ये लगभग 30 साल पुराने हैं, लेकिन जो फोटोग्राफ्स है वही आज भी वहाँ ढांचा मौजूद है। इस फोटोग्राफ से और वर्तमान ढांचे में कोई अंतर नहीं है। फोटोग्राफ से मिलान किया जा सकता है। जिस समय मंदिर टूटा है उसके बहुत सारे टूटे फूटे
छोटे बड़े पत्थरों के अवशेष वहाँ रखे हुए हैं और उसका एक फोटोग्राफ हमारे पास ये है। ये वो तहखाना है जिसके अंदर सारे सबूत हैं। सारे सबूत रखे हुए हैं और हम लोग कह रहे हैं कि आप तहखाने के अंदर चलने दो, ताला खोलो और हम उसकी भी वीडियोग्राफी करेंगे। उसके तो ज्ञानवापी पर कल है सबसे बड़ा दिन, 12 बजे कल इस पर फैसला आएगा। सबसे बड़ी कवरेज आप रिपब्लिक पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर ये, और यासीन मलिक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अब मुलाकात नहीं हो रही है, अब यासीन मलिक का हिसाब हो रहा है। यासीन मलिक ने अपने गुनाहों को कबूल लिया। ये तस्वीर आपको याद है, 2006 में मनमोहन सिंह ने दिल्ली बुलाया था यासीन मलिक को मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो तब बातचीत होती थी, 2006 में मुलाकातें होती थी, सत्कार होता था, स्वागत होता था। लेकिन उसके बाद सरकारें बदली और यासीन मलिक की गिरफ्तारी हुई। खींचकर यासीन मलिक को जेल ले जाया गया। लेकिन यासीन मलिक ने जो गुनाह किए उन गुनाह को कबूल लिया यासीन मलिक ने। बड़ी खबर ये, यासीन मलिक ने मान लिया है कि उसने क्या कुछ जुर्म किए हैं और ये खुद कोर्ट में यासीन मलिक ने कबूला। ये देख रहे हैं, यासीन मलिक फिलहाल जेल में है। कश्मीरी पंडितों के गुनहगार का ये सबसे बड़ा सरेंडर है। यासीन मलिक ने अपने किए हुए अपराध गुनाह कबूले हैं। एनआईए कोर्ट के सामने इन आरोपों को स्वीकारा है यासीन ने। आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा यासीन मलिक और आतंकी गतिविधि के लिए इसने धन जुटाए हैं, यह भी इसने कबूला है। आतंकी घटना की साजिश रची, यह भी इकबाल किया है। आतंकवादी संगठन का सदस्य रहा है यासीन मलिक। देशद्रोह का आरोप भी कबूल किया है। बुरहान एनकाउंटर से आतंकी घटनाएं उस दौरान बढ़ी, आपको याद होगा। कश्मीर में जमकर खून खराबा हुआ, उसके बाद यासीन समेत कई आरोपियों पर केस दर्ज किए गए थे और आरोपियों पर एनआईए ने केस दर्ज किया था। लश्कर सरगना भी इस मामले में आरोपी है। सैयद सलाउद्दीन का नाम भी इसमें शामिल है और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख है सैयद सलाउद्दीन। दोनों आरोपी फिलहाल भगोड़े घोषित किए गए हैं। सभी आरोपियों पर आरोप तय हो चुके हैं। फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे पर भी आरोप तय किए गए हैं। कई अलगाववादी नेता भी इस केस में शामिल रहे हैं। अब कोर्ट 19 मई को, जी हां, यासीन मलिक पर फैसला 19 मई को आएगा और यासीन को उम्र कैद की सजा हो सकती है, यानी पूरी जिंदगी ताउम्र जेल की सजा, आजीवन कारावास हो सकती है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं। मैं अब कांग्रेस सवालों के घेरे में, कांग्रेस के राज में यासीन मलिक जैसे लोग ऐश किया करते थे, बीजेपी हमलावर है। सुनिए जरा। कांग्रेस के टाइम में जिस तरह से इस तरह के आतंकवादी अलगाववादियों के प्रति सॉफ्ट अप्रोच था और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के प्रति कहीं न कहीं दोस्ताना रवैया अपनाती रही, उसका नतीजा हुआ कि बेखौफ होकर के ये लोग जो है वो अपनी अलगाववादी आतंकवादी हरकतें करते रहे और जम्मू कश्मीर के लोगों को जख्म देते रहे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उन आतंकियों को कंधार तक छोड़ने गए और आज भी वो आतंकी हमारे देश के भीतर जिस तरह से आतंकवाद फैला रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, जिस तरह से उसने पठानकोट किया, जिस तरह से उसने पुलवामा किया, ऐसे आतंकियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब सजा दिलाएगी? उन 3 परिवारों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट डाली, वहां के बेटे के झगड़ा कराया, वहां खून की होली खेली, वो अमन की, वो स्वर्ग की जमीन को खून से लाल किया। उन 3 परिवारों के जघन्य अपराध से उनके लिए उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो सोचिए, यासीन मलिक के लिए भी अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, तो अब गुनाह भी कबूल कर लिया। ये देखिए जरा, यासीन मलिक बैठा है और उसके बगल में हाफिज सईद के साथ यासीन की तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाऊं। यासीन मलिक को अब तक सारे नेता पालते पोसते रहे, सारे नेताओं का करीबी रहा। मीरवाइज उमर फारूक, यासीन मलिक और फारूक अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में। तो यासीन का अपराधनामा क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे यासीन अब तक ऐश करता था और सजाओं से बचता रहता था। यासीन के बारे में आपको बताऊं, 1990 में एयरफोर्स जवानों पर यासीन ने हमला किया। एयरफोर्स जवानों पर 40 लोग घायल हुए थे, 4 जवान इसमें शहीद हो गए थे। 1989 में गृह मंत्री की बेटी का अपहरण किया, यह आरोप यासीन पर है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण यासीन मलिक ने किया। पाकिस्तान के सहयोग से, सपोर्ट से किडनैप किया। 2013 में आतंकी हाफिज सईद के साथ नजर आया
यासीन मलिक, पाकिस्तान में हाफिज के साथ भूख हड़ताल की यासीन ने और अफजल कुरू की फांसी का विरोध भी किया। देश के विरोध से ही रोजी रोटी चलाता है यासीन, खुद एक आतंकी रह चुका है यासीन मलिक। बाकायदा आपको बताऊं, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर लौटा टेरर कैंप में ट्रेनिंग ली है यासीन की पत्नी मुशाल हुसैन, पाकिस्तानी यही है और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अध्यक्ष है यासीन मलिक। लश्कर और तहरीक उल मुजाहिदीन से सीधे सीधे संबंध जुड़े रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में भी जाता रहा है यासीन मलिक, पाकिस्तान के आतंकी कैंप में बाकायदा ट्रेनिंग ले चुका है। बहरहाल आइए मैं आपको सुनवाता हूं, पूर्व कांग्रेसी, फिलहाल कांग्रेस छोड़ चुके लेकिन जिस वक्त कांग्रेस में थे पीसी चाको, उस वक्त सोचिए कांग्रेस की जहनियत यह थी कि जो यासीन मलिक आज जेल में गुनाह कबूल रहा है, उस यासीन मलिक को कांग्रेसी नेता हिम्मत वाला शख्स बताते थे। सुनिए जरा। Even though we do not support Yasin Malik's ideology or actions, the courage he has shown is something which should be appreciated, because New Delhi cannot threaten anybody. India is a democracy. We may have differences with anyone, but threatening is not the answer to deal with anyone. भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करने जा रहे हैं राज ठाकरे की। राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, एक चिट्ठी राज ठाकरे को मिली है जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। आखिर किसने लिखी है ये चिट्ठी, आखिर क्यों लिखी गई है ये चिट्ठी और इस चिट्ठी का मकसद क्या है, धमकी में क्या कहा गया है राज ठाकरे को, वो लेटर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, राज ठाकरे को एक चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी के बारे में बताऊं, उर्दू में, जी हां, इस खत को उर्दू में लिखा गया है, उर्दू भाषा में। लेटर में जान से मारने की धमकी है और कहा गया है लाउड स्पीकर का जो आंदोलन राज ठाकरे चला रहे हैं, यह आंदोलन फौरन रोक दिया जाए। आंदोलन नहीं रोका गया तो राज को हत्या की धमकी दी गई है। धमकी से आग बबूला हो गई राज ठाकरे की एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। राज को अगर कुछ हुआ तो महाराष्ट्र जलेगा, यह कहना है एमएनएस का। गृह मंत्री वलसे पाटिल से भी एमएनएस ने मुलाकात की है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं तस्वीरें कि कैसे, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए। आप देख रहे हैं राज ठाकरे ने अपने मंत्री को, अपने एक नेता को, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता को भेजा गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात करने। चिट्ठी आप देख रहे हैं, बाकायदा उनसे जाकर शिकायत की है गृह मंत्री से। लेकिन इस बीच आपको बताऊं कि राज ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है। राज ने उद्धव को जो खत लिखा है, ट्विटर पर इस चिट्ठी को राज ठाकरे ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, चिट्ठी में उद्धव ठाकरे को बाकायदा नसीहत दी है। कहा है सत्ता आती है और चली जाती है। राज ने कहा है हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले उद्धव ठाकरे, कोई सत्ता पर हमेशा काबिज नहीं रहता। उन्होंने लिखा है उद्धव ठाकरे आप भी हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने लिखा एमएनएस कार्यकर्ताओं का दमन करना बंद कर दो। एमएनएस कार्यकर्ता आतंकी नहीं है। राज ठाकरे ने लिखा एमएनएस कार्यकर्ता पाकिस्तान से नहीं आए हैं, क्योंकि एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई है पिछले दिनों। उन्होंने लिखा हमारे 28,000 कार्यकर्ताओं को नोटिस दे दिया गया है, हजारों तड़ीपार हैं जबकि कई जेल में हैं। आखिर क्यों? क्या इसलिए क्योंकि वो अवैध लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। पुलिस की करतूत हिंदू जनता सब देख रही है। क्या मस्जिदों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है कभी? क्या आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है कभी? ये सवाल राज ठाकरे ने उठाए हैं। लेकिन राज ठाकरे उद्धव से सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल वो खुद तैयारी में है अयोध्या जाने की, क्योंकि राज ठाकरे इस वक्त जिस ट्रैक में है उसमें अयोध्या का ठप्पा बहुत जरूरी है, राम मंदिर का ठप्पा बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अयोध्या जाने से पहले एक तरफ तो पहली तस्वीर दिखाइए, अयोध्या में उनका स्वागत हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, अयोध्या में उनका स्वागत हो रहा है। ये फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ गोंडा में उनका विरोध हो रहा है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोंडा के जो एमपी हैं ब्रजभूषण सांसद है बीजेपी के, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में आना है तो पहले माफी मांगे उत्तर भारतीयों के साथ जो मारपीट की है उस पर माफी मांगे, ये कहना है गोंडा के सांसद का। लेकिन अगले सांसद की तस्वीर में दिखाऊं, जो सांसद अयोध्या के हैं, अयोध्या के सांसद हैं लल्लू सिंह।
उनका कहना है कि वो राज ठाकरे के साथ खड़े हैं। दोनों ही बीजेपी के सांसद हैं। एक कह रहे हैं माफी मांग के आएंगे, दूसरे कह रहे हैं आपका स्वागत है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर राज ठाकरे को अयोध्या का ठप्पा चाहिए क्यों। यानी राज पर तकरार भी हो रही है। राज ठाकरे जल्द ही उत्तर प्रदेश आने वाले, राज ठाकरे अयोध्या आने वाले हैं। उनका कार्यक्रम पूरी तरह से तैयार हो गया है। 5 जून को अयोध्या आने का ऐलान किया है राज ने। इस ऐलान के बाद सियासी तकरार शुरू हो गई है और बीजेपी के 2 सांसद आमने सामने आ गए हैं। आपको बताऊं, पहले सांसद हैं ब्रजभूषण। सांसद ब्रजभूषण शरण ने राज का विरोध किया है। उनका कहना है राज को अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। उन्होंने कहा है, इसके अलावा ब्रजभूषण ने राज ठाकरे से माफी की मांग रखी है कि राज ठाकरे माफी मांगे क्योंकि राज ने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि गोंडा से सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। इसके अलावा देखिए लल्लू सिंह, ये भी बीजेपी के सांसद हैं। लल्लू सिंह ने स्वागत किया है। लल्लू सिंह अयोध्या से सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभु की शरण में सबका स्वागत है। भगवान हनुमान की कृपा से राज अयोध्या आ रहे हैं। ब्रजभूषण के विरोध को उन्होंने उनका निजी विचार बताया है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। बीजेपी के दोनों ही सांसदों को सुनिए। एक राज ठाकरे के हक में है और एक खिलाफ है। क्या कह रहे हैं? राज ठाकरे हिंदू नेता नहीं है, इस समय देश का खलनायक है और विशेष करके उत्तर भारतीयों के लिए। मैं उसको हिंदू नेता नहीं मानता हूं। खलनायक है जिसने उत्तर भारतीय के नाम पर रिक्शे वालों को मारा हो, जिसने उत्तर भारतीय और मराठी मानुष का बीज बोया हो। तो मैंने एक बयान दिया कि उत्तर भारतीयों से उनको माफी मांगना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए। हमारा केवल इतना ही स्टैंड है कि जो भी अयोध्या आएगा प्रभु श्री राम की शरण में, उसका हम स्वागत करेंगे, उसका हम सम्मान। अनुमति लेने का कोई मतलब ही नहीं है अयोध्या आने के लिए। जब पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं, सबके लिए दरवाजा खुला है प्रभु श्री राम का, तो अनुमति लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जहां तक कानून व्यवस्था का मामला है, प्रदेश सरकार उसको देखेगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ आपको बताऊं, अयोध्या की बात जब कर रहे थे, अयोध्या आदित्य ठाकरे भी जाने वाले हैं, लेकिन अयोध्या आपको याद होगा उद्धव ठाकरे भी गए। उसके अलावा दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा। अखिलेश यादव भी यूपी चुनाव के दौरान अयोध्या गए थे। यूपी चुनाव से पहले एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल और संजय सिंह भी अयोध्या गए थे। तो देखिए, सियासत करनी है तो नेताओं को टेंपल रन अयोध्या तक रेस तो लगानी पड़ती है। अब राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है कि आखिर जो श्रीलंका के हालात बने हुए हैं, वो हालात कैसे लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये जल गई सोने की लंका। श्रीलंका में जो आग लगी उसकी एम्बियंस के साथ जरा दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं, हंगामा सड़कों पर, अराजकता सड़कों पर नजर आ रही है। श्रीलंका की तस्वीर है। पुलिस लोगों को पकड़ रही है, लोग सड़कों पर आग लगा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये देखिए जरा किस तरह तोड़फोड़ नजर आ रही है। इस प्ले करेंगे, विजुअल प्ले कीजिए। रास्ते में आप देख रहे हैं फोर्स मौजूद है। श्रीलंका की सड़कों पर इमरजेंसी लगी हुई है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। यह है श्रीलंका की तस्वीर जो डराने वाली है। पड़ोसी मुल्क आखिर श्रीलंका में हो क्या रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। श्रीलंका फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दीजिए, दिखाइए। श्रीलंका की सड़कों पर टैंक चल रहे हैं। देखिए जरा, यह है श्रीलंका। इस तरह की तस्वीरें आपने यूक्रेन में देखी होंगी, लेकिन श्रीलंका की सड़कों पर शूट एट साइट है, यानी कोई भी बाहर निकलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। ये आदेश दिए जा चुके हैं। अब आप समझिए श्रीलंका में हालात क्या है। सड़क पर देखिए टैंक, फोर्स आपको नजर आ रही है। ये श्रीलंका की स्थिति है। इस वक्त चारों तरफ अराजकता नजर आ रही है, खून खराबा नजर आ रहा है, आगजनी नजर आ रही है, तोड़ फोड़ हो रहा है। चारों तरफ बवाल ही बवाल मचा है श्रीलंका में। आखिर ऐसे हालात बने क्यों, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर क्या भारत श्रीलंका में अपनी सेना भेजेगा। एक सवाल यह खड़ा हुआ, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जेर बहस थी, क्या भारत को दखल देना चाहिए। तो श्रीलंका हिंसा की आग में जल रहा है। एक फलता फूलता देश देखते ही देखते दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। आपको बताऊं, चारों तरफ मारकाट मची है। शहर शहर लूटपाट और आगजनी हो रही है। नेताओं, मंत्रियों, सरकारी अफसरों की गाड़ियों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है। दुकानों को लूटा जा रहा है। हालात ऐसे हैं। सरकार समर्थक
और सरकार विरोधी इस वक्त आमने सामने हैं। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि इसे कंट्रोल करना फिलहाल मुश्किल हो गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए आपको बताऊं, सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आदेश के बाद रक्षा मंत्रालय ने यह ऑर्डर जारी किया है। कोलंबो में सेना को सड़क पर उतार दिया गया। हालात ये हैं, देश भर में पहले से ही आपातकाल लागू इमरजेंसी लगी हुई है। दरअसल श्रीलंका के जो ताजा हालात हैं, इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को जिम्मेदार माना जा रहा है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा गुस्सा महिंदा राजपक्षे के खिलाफ ही है, जिनकी चीन के साथ दोस्ती ने देश को इस कगार पर पहुंचा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत एक मित्र और पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका में दखल देगा? ऐसी अफवाह है कि भारत श्रीलंका में अपनी सेना भेज सकता है, लेकिन इस खबर के सामने आते ही कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने इसका खंडन कर दिया है। भारत ने दो टूक कहा है। आपको बताऊं कि मीडिया में भारत के अपने सैनिक श्रीलंका भेजने को लेकर चल रही कयासबाजी की खबरों का हम खंडन करते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स और विचार भारत के आधिकारिक रुख के कतई अनुरूप नहीं है। भारत श्रीलंका में लोकतंत्र, उसकी समृद्धि और स्थायित्व का समर्थक है। इससे पहले यह भी खबर आई थी कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद महिंदा राजपक्षे ने देश छोड़ दिया है और उन्होंने भागकर भारत में शरण ली है। भारत ने इसका भी खंडन किया है और इसे भी कोरी अफवाह बताया है। इस बीच बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आग में घी डालने का काम किया। स्वामी ने श्रीलंका में भारतीय सेना भेजने की मांग की। स्वामी ने एक ट्वीट किया है, बाकायदा ट्वीट कर लिखा, भारत को श्रीलंका में संवैधानिक स्थिति बहाल करने के लिए अपनी सेना भेजनी चाहिए। वर्तमान में भारत विरोधी विदेशी ताकतें श्रीलंका के हालात का फायदा उठा रही हैं। यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। सुब्रमण्यम स्वामी की इस मांग पर श्रीलंका में सरकार विरोधी लोग भड़क गए। लोगों का कहना यह है कि बीजेपी सांसद पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और भारत श्रीलंका रिश्ते को खराब कर रहे हैं। श्रीलंका में भारत विरोधी कोई माहौल नहीं है। कोई भी विदेशी ताकत यहां भारत के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश में शामिल नहीं है। तो लेकिन सवाल यह है कि आखिर श्रीलंका को डुबोया किसने, श्रीलंका को बर्बाद किसने किया? उसके लिए एक परिवार काफी है और वो परिवार है महिंदा राजपक्षे का। ये एक एक चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये राजपक्षे के परिवार के लोग हैं। ये सब वहां की सरकार में थे और इन सब ने मिलकर पूरी तरह से एक मुल्क को डुबो दिया है। तो कैसे परिवार ही ले डूबा श्रीलंका को, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, राजपक्षे परिवार इसमें बड़ी भूमिका है देश को बर्बाद करने में। ये देख रहे हैं परिवार के पूरे मुखौटे और किरदार। श्रीलंका को परिवारवाद ने बर्बाद कर दिया। परिवारवाद सियासत में हो तो इसी तरह देश और राज्य बर्बाद हो जाता है, क्योंकि सरकार पर एक ही परिवार का कब्जा है। 11 मंत्रालय में राजपक्षे परिवार का दबदबा। सोचिए, 11 मंत्रालय में, सरकार में केवल राजपक्षे परिवार के 5 मंत्री रहे उस दौरान। 4 आपस में भाई थे, जबकि एक महिंदा का बेटा था। सोचिए, भाई और बेटा सब सरकार में। गोटबाया राजपक्षे खुद राष्ट्रपति हैं, जो भाई हैं, और इसके अलावा इसे मूव करेंगे आगे, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी गोटबाया राजपक्षे के पास है। महिंदा 2 दिन पहले तक वहां के पीएम थे और महिंदा खुद राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। लोगों के गुस्से के बाद महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेहद करीबी माने जाते हैं। चीन के निवेश से आर्थिक लाभ लेने के आरोप है राजपक्षे पर। देखिए, बासिल राजपक्षे, बासिल भी उन्हीं परिवार का हिस्सा है। बासिल वित्त मंत्री थे, मिस्टर 10% के नाम से मशहूर हैं, यानी करप्शन में 10% इनका सरकारी ठेके से कमीशन बनाने के आरोप हैं, यानी ठेका देंगे 10% पक्का। राष्ट्रपति गोटबाया ने उनके सारे आरोप हटा लिए। सोचिए, लेकिन लोगों के गुस्से के बाद उन्हें वहां से हटना पड़ा और हटाया गया। अगले नेता देखिए, चमल राजपक्षे, यह भी परिवार का हिस्सा। चमल राजपक्षे सिंचाई मंत्री थे और सिंचाई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बाकायदा चमल पर भाई भतीजावाद के आरोप भी लगते रहे हैं। और अगले नाम देखिए, नमल राजपक्षे, खेल और युवा मामलों के मंत्री रहे। पूरा परिवार सरकार में। पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे के पुत्र हैं ये नमल राजपक्षे। जनता के दबाव में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो यह है पूरा परिवार जिसने श्रीलंका को खत्म कर दिया। अब आइए, अब दिखाता हूं मैं कि साजिश का आखिर पर्दाफाश हो गया है और नए सीएम हो सकते हैं श्रीलंका के।
साजिश का पर्दाफाश होने के बाद, लेकिन नए पीएम हो सकते हैं। इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि ये कौन है और शर्तों के साथ प्रधानमंत्री बनने की बात इन्होंने मानी है। वो शर्तें क्या हैं ये भी आपको बताऊंगा। ये देखिए जरा, साजिद प्रेमदासा, इनका नाम है साजिद प्रेमदासा, अगले प्रधानमंत्री श्रीलंका के हो सकते हैं। सियासी हलकों में उनके नाम पर फिलहाल सहमति बनी है, लेकिन साजिद प्रेमदासा ने रखा है कई शर्तें। शर्तों में क्या है, साजिद सत्ता से राजपक्षे परिवार का सफाया चाहते हैं कि राजपक्षे परिवार का एक सदस्य भी नहीं होगा। उन्होंने राष्ट्रपति गोटबाया के इस्तीफे की बाकायदा मांग रख दी है। शर्त मान ली जाती है तो वो अंतरिम सरकार में पीएम होंगे। साजिद प्रेमदासा सांसद हैं और विपक्ष के गद्दावर नेता हैं। सबसे बड़े विपक्षी दल समागी जन बालवेगिया के नेता हैं ये, और विपक्षी दलों के गठबंधन यूएनपी के नेता भी हैं। तो संभव है कि अगले पीएम हो जिसने उन्हें अगला पीएम उम्मीदवार घोषित कर रखा है विपक्ष ने। साजिद श्रीलंका सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो अब उन्हीं से उम्मीद है, 2019 में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा और दूसरे नंबर पर रहे। अब उम्मीद है कि अगले पीएम यही होंगे। साजिद के पिता 1989-93 के दौरान राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो सवाल यह है कि श्रीलंका में हालात कब सामान्य होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है।